दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपकी सेवा में हम लोग उपस्थित हैं हिमाचली विमर्श पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है हम पहाड़ी। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान हैं दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के न्यूज़ एडिटर संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, विशेष कार्यक्रम की, मैं अपने उन सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा जो न सिर्फ हिमाचल और भारत बल्कि देश की हदों के बाहर जो विदेश में बैठे हैं वो भी हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और अपने कमेंट्स, अपने सजेशन हम तक भेज रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो अवस्थी जी, चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का आगाज़ जो है वो हम एक शेयर से करना चाहते हैं जो आज के हमारे सब्जेक्ट से जुड़ेगा। मैं पहले आपको सब्जेक्ट बाद में बताता हूँ। तो अवस्थी जी, ये जो शब्द हैं ये हैं शायर, चर्चित शायर हैं आजकल, निर्मल असो का शायर भी कह लें आप, साहित्यकार भी कह लें, क्योंकि वो पोइट्री भी लिखते हैं और प्रोज भी लिखते हैं। तो शब्द कुछ इस तरह हैं। ताले में बंद आसमान भी समझता है कैद का घूंघट। ताले में बंद आसमान भी समझता है कैद का घूंघट। सूरज के उजाले में किस बादल ने ओढ़ रखा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो निर्मल असो के इन शब्दों के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। बंद आसमान का जिक्र किया है शायर महोदय ने। ये जुड़ रहा है, हमारा ये जो कार्यक्रम है वो आधारित है अवस्थी जी आज जो कोरोना बंदिशें हिमाचल में लागू हुई हैं कल शाम से, कल शाम जिनकी घोषणा हुई है। असर तो आज से शुरू हो गया है। तो इसका हिमाचल पर, हिमाचल के जनमानस पर, हिमाचल की आर्थिकी पर और ओवरऑल जो हमारा पहाड़ है उस पर किस तरह से असर पड़ा है, इसके क्या पस मंजर हैं, क्या वजह रही और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हम आगे चल के देख सकते हैं। आज क्या देखा, इसी विषय को लेकर हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की संजय अवस्थी जी के साथ। अवस्थी जी, सरकार ने जो बंदिशें लगाई हैं कल शाम से, बंदिशें कहा है हमको, आपको क्या लगता है सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा है? देखिए, सरकार बहुत लंबे समय से असमंजस की स्थिति में थी। असमंजस दो कारणों से था। कोविड, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जी। साथ में कोरोना को रोकना है और साथ में लोगों की रोजी रोटी, आजीविका देखनी है, बाजार देखना है, अर्थव्यवस्था देखनी है। सही। पिछले साल का अनुभव जो था वो सरकार को इस बार लंबे अध्ययन के लिए विवश कर रहा था कि हम कोविड रिस्ट्रिक्शंस पे जाएं, कोरोना बंदिशों पे जाएं तो किस तरह से जाएं, क्या सारे हिमाचल में एक जैसी बंदिशें अप्लाई करें या सभी जिलों के लिए अलग अलग हों जी। और उस पे ही शायद बहुत लंबा अध्ययन सरकार ने किया। और कल शाम जो हमने देखा मुख्यमंत्री जी का संबोधन या शाम तक जो रिस्ट्रिक्शन सामने आई, हर जिला की डिफरेंट थी। ऊना में कुछ और था, हमीरपुर के लिए कुछ डिफरेंट था, कांगड़ा के लिए कुछ और था। तो मतलब वो सारी चीज़ें कि अर्थव्यवस्था को बचाना है हमने, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की सेहत, जान माल की रक्षा करनी है। इसलिए इन बंदिशों के लिए लंबा अध्ययन हुआ, लंबी चर्चाएं हुई, उसके प्रतिबंध से हम लोगों के सामने आई है। मतलब सरकार की दोहरी जिम्मेवारी थी इस मर्तबा। पिछली बार तो सिर्फ ये था वायरस से बचाना है, संक्रमण को किसी भी हद तक फैलने से रोक लेना है, किसी भी तरह से। अवस्थी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार ने फैसला लिया, लंबा टाइम भी लिया, क्योंकि बंदिशों का दौर बाकी प्रदेशों में पहले शुरू हो चुका है। हिमाचल में उम्मीद थी, हालांकि मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि बंदिशें हम हरगिज नहीं लगाएंगे, लेकिन लगानी ही पड़ी जिस तरह से स्थितियाँ बिगड़ी। अवस्थी जी, इसमें जब कल बंदिशें लगी उसके तुरंत बाद आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और भी विभिन्न मंच है जहाँ पे लोगों के विचार एकदम से सामने आ जाते हैं। तो उसमें दो तरह के मत थे। एक सरकार के फैसले के साथ खुश थे, लेकिन दूसरे कुछ थोड़े से नाराज कह लीजिए, या थोड़ा शक कर रहे थे कि इससे क्या बेहतर होगा, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि क्या अच्छा था क्या बुरा। ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? क्या एकदम सडन फैसला हुआ या कुछ और आप देखते हैं इसका? अब इसमें देखिए, आपने खुद पहले बोला कि सरकार भी, मुख्यमंत्री महोदय पहले बोल चुके थे कि हम बंदिशों पर नहीं जाना चाहते हैं। तो लोग तो दुविधा में थे कि क्या सरकार बंदिशें लगाने जा रही है, नहीं। जब अंततः कल बंदिशें लगी तो फैसला तो लोगों को अब उस फैसले को समझने में, उस फैसले को पहुंचाने में समय लगेगा। उनको भी लगा कि अब 2-4 दिन पहले तक अगर ये बोला जा रहा था कि बंदिशें नहीं लगेंगी, अब एकदम बंदिशें लगी हैं, तो क्या ये सही है?
अब लोगों के उसके पीछे तर्क बहुत बहुत मजबूत तर्क हैं और मजबूत तर्कों का आधार सरकार ने खुद बनाया है। ऐसा नहीं है कि लोग कहीं से उठा के उन तर्कों को सरकार के सामने पेश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले लंबे समय से चुनावी रैलियां हुई। हिमाचल में पहले पंचायतों के चुनाव हुए, उसके बाद नगर निगमों के चुनाव हुए, या हिमाचली लोग भारी स्टेट्स में हैं जिन स्टेट यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी हमारे अधिकारी जा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी जा रहे हैं, वहाँ चुनाव ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, हमारे बहुत से लोग वहाँ जॉब्स करते हैं, आना जाना चला हुआ है। तो जहाँ जहाँ कोविड बढ़ा है उस कोविड ने आगे प्रसार तो किया है, आगे प्रसार किया है। अब सरकार समस्या में थी कि हम कैसे बंदिशें लगाएं। जब बंदिशें लग गई तो लोगों के पास वो तर्क थे कि जब आप आपने चुनाव क्यों करवाए, आपको पंचायत चुनावों से पहले सोचना चाहिए था, आपको नगर निगम चुनावों से पहले सोचना चाहिए। आपको नहीं पता था कि जब हजूम इकट्ठे होंगे, जब रैलियां होंगी, चुनावी जनसभाएं होंगी, लोग इकट्ठे होंगे तो संक्रमण तो बनेगा। तो यही तर्क उनके पास मतलब राष्ट्रीय आधार भी उसका यही है कि जब आप सारे देश में चुनाव और उस तरह की रैलियां कर रहे हैं तो संक्रमण कोई हिमाचल अपने आप तो नहीं तैयार कर रहा है। संक्रमण के आधार क्या हैं, उन आधारों के पीछे कौन है? आम पब्लिक है, सरकार है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ इस बार जो संक्रमण है वो जनता ने तो शायद कोशिश की है उस संक्रमण से दूर रहने की। सरकार ने ऐसी कुछ काम किए हैं जहाँ से वो संक्रमण फैला है। ऐसा मतलब बहुत से लोगों को लगता है और शायद यही मत विभिन्नता जो है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन जो आप जो सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपने अभी बेस बताया हमें। जी अवस्थी जी, ये तो है इसका ये, लेकिन अगर जो हालांकि आपने काफ़ी हद तक इसका उत्तर दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि ये बंदिशें लगनी चाहिए थी, वो क्या सोचकर कर रहे हैं और वो कौन? देखिए, इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली बात तो है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और उनका समर्थन हो रहा है तो आपने कल देखा होगा, पिछले कल जो शाम 7 बजे तक का जो सरकार का जो मतलब स्वास्थ्य विभाग का जो कोविड से रिलेटेड बुलेटिन जारी हुआ था, उसमें 16 मौतें हिमाचल में हुई थी। 1602 लोग जो थे वो संक्रमित हुए थे। अब 1602 लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं, 16 या 16 से ज़्यादा मौतें 24 घंटे में हो रही हैं, तो जो लोग समर्थन में हैं उनका आधार ये है। हाँ, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इतने छोटे से राज्य में जहाँ की 60-65 लाख के बराबर पास है, वहाँ अगर 1602 लोग हर दिन संक्रमित होते हैं, 2,000 लोग हर दिन संक्रमित होते हैं या दर्जन 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो जाती है, तो वो आधार उनका है। अब उसके पीछे ये है कि जिस व्यक्ति के घर से कोई चिता उठती है उसको पता लगता है, उसकी पीड़ा का एहसास उसे होता है। बिल्कुल सही बात। तो उन लोगों का आधार वो है और वो आधार कोई गलत नहीं है। इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पिछला हफ्ता बीता है, 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हिमाचल में 105 मौतें हुई हैं। 8 दिन में। अरे 105 मौतें छोटी नहीं है। 105 मौतें बहुत बड़ा। देखिए अवस्थी जी, अगर ये मैं सही समझ रहा हूँ तो एक दौर ऐसा आया था 2 महीने पहले भारत में, जब पूरे देश में 100 से कम मौतें हुई थी एक दिन में। तो उस लिहाज से अगर हिमाचल को उसमें कंपेयर किया जाए भारत की जनसंख्या के साथ, तो मतलब बहुत ये एक आंकड़ा जो है ये डरावना, बिल्कुल डरावना है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो चलो जिसको सेकंड वेव बोला जाता है, जब फर्स्ट वेव थी तो फर्स्ट वेव जब बोल सकते हैं अंतिम दौर में थी, तब भी हिमाचल में बहुत एग्रेसिव हो गया था कोविड। आपने देखा था यहाँ का जो मेरे ख्याल संक्रमण दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। जब 18 सितंबर महीने में जब पीक आया, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। क्योंकि देखिए जब शुरुआत में कोरोना आया था तो एक मामला किसी एक जिला में आया और पूरा जिला बंद हो गया और पूरे हड़कंप मचा। शायद पहला मामला धर्मशाला मैक्लोडगंज से आया था, उनकी डेथ हो गई थी, वो तिब्बती थे, कोई बाहर से आए थे दिल्ली से। तो और आज के हालात देख लीजिए। अच्छा, लोगों पे भी असर नहीं दिख रहा था, लोग चेतावनी के बावजूद शायद नहीं मान रहे थे, सरकार को फैसला। अच्छा, इसमें वो लोग कौन हैं या उनका आधार क्या है जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, बंदिशें नहीं लगनी चाहिए थी, ये कौन वर्ग है और ये इनका पक्ष क्या है? बंदिशें नहीं लगाने के जो पक्ष में लोग हैं वो भी हमारे सोसाइटी के बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो
जिनकी रोजी रोटी पे संकट बनता है, जी, जिनकी रोजी रोटी पे संकट बनता है, जितने भी निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, आप बोल सकते हैं जितने भी बाजार हैं उनसे जुड़ा हुआ जितना भी उद्यम है, या फिर आपके जितने भी लेबरर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उन सब के लिए संकट बनता है। जब भी अब आप देखिए हिमाचल में सैटरडे संडे जैसे कांगड़ा में वीकेंड पे एक तरह का कर्फ्यू है। आप 48 घंटे तक किसी तरह की मूवमेंट जो है एक्सेप्ट इमरजेंसी एसेंशियल एक्टिविटीज़ को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट की गई है, प्रतिबंधित की गई है। तो उन 2 दिनों में जो शनिवार और रविवार है वो 2 दिन मार्केट को बहुत ज़्यादा उछालते हैं, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड पे हर व्यक्ति किसी ना हर साप्ताहिक शॉपिंग के लिए निकलता है, बाहर खाने पीने के लिए निकल रहा है, मौज मस्ती होटल रेस्टोरेंट में निकल रहा है, बाहर के लोग हिमाचल में टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं, तो वो सारा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। अवस्थी जी, आपने कांगड़ा की बात की, कांगड़ा जिला की, तो धर्मशाला टूरिस्ट स्पॉट है। हम क्यों ना अपने प्रतिनिधि से जाने कि आज कांगड़ा में या धर्मशाला में क्या माहौल रहा, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, पंजाब से साथ लगते होशियारपुर से, जालंधर से, अमृतसर से बहुत से लोग यहाँ आते हैं वीकेंड पे। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता धर्मशाला से अनु शर्मा। अनु शर्मा जी, आपका हम पहाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या स्थिति है आज बंदिशें लगने के बाद धर्मशाला की? जी सर, जैसे ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखकर प्रदेश भर के साथ साथ जिला कांगड़ा में पाबंदियों को बढ़ाया गया। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर कोई भी आवाजाही नहीं होगी और जो कार्यालयों का कामकाज है वह भी 5 दिन ही होगा और शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। इसका असर हालांकि जो नाइट कर्फ्यू है वो आज से शुरू होगा, लेकिन इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। और आज धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ही कम देखने को मिली। हालांकि लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, सिर्फ बंदिशों को बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों में एक तरह से यह कोरोना संक्रमण के जो बढ़ते मामले हैं लोगों में एक तरह से डर है और लोग सहमे हुए हैं कि एक तरह से ये लॉकडाउन की स्थिति लोग समझ रहे हैं और खुद ही घरों से बाहर निकलने में परहेज़ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये इस बात को लेकर नाराज़गी भी जता रहे हैं कि क्यों लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बंदिशों को बढ़ाया जा रहा है और क्यों इस तरह की पाबंदियों को लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर धर्मशाला की बात करें तो ये एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर तमाम जो होटल कारोबारी हैं और अन्य तरह के व्यवसाय चलते हैं, तो उनको ये चिंता सताने लगी है कि अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी और उनका जो काम है वह कैसे चलता रहेगा। ये वाकई में देखना होगा कि क्योंकि सरकार को एक तरह से अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना है और जो कोरोना संक्रमण है उसके बढ़ते मामलों को भी रोकना है और ये वाकई में देखना होगा कि कैसे सरकार कोरोना संक्रमण को भी रोकती है और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसे बनाए रखती है और जो लोगों का काम है उसे कैसे आगे वह कैसे चलता रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई मूवमेंट जो होगी, जो तमाम तरह की गतिविधियां होगी, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों में एक तरह का यह मैसेज है कि यह लॉकडाउन ही है, लोग खुद ही घरों से निकलने में परहेज़ कर रहे हैं और इसका जो असर है वह धर्मशाला में आज देखने को मिला। जी सर, धन्यवाद अनु शर्मा आपका इस जानकारी के लिए। अवस्थी जी, देखिए वही चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा असर दिखने लग पड़ा है अभी से असर ज़्यादा है अभी से, और शायद वीकेंड पे बहुत ज़्यादा, जैसे होटेलियर्स की बात हो रही है तो उन पे शायद थोड़ा असर। अच्छा, यहाँ मैं मेरा आज का दिन का जो अनुभव है, जब मैं दफ्तर आ रहा था घर से तो मैंने उतने 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो एक्टिविटीज़ थी वो सब मैंने बंद, सड़क किनारे का बाजार थे, ऐसा लग रहा था कि स्टैंड स्टिल पे हैं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑक्यूपेंसी लगभग 0 थी। होटल रेस्टोरेंट के आसपास या बाजार में मार्केट में लोग गिनती भर के थे।
जो एक्टिविटीज़ लोगों की जो आवागमन है वो बहुत कम था, बहुत कम था। जबकि आज अंतिम नवरात्र है और नवरात्र में तो आपने देखा होगा कि है ना, अब आगे शादियां शुरू हो रही हैं तो खरीद फरोख्त होती है, कहीं कंजके बिठाने का दौर चलता है, कहीं कुछ खुशियों का माहौल होता है। उस दौर में भी अगर आप अंतिम नवरात्र में भी अगर आप बाजार में नहीं हैं तो इसका मतलब उन प्रतिबंधों का असर आपको दिख रहा है, असर दिख रहा है जनमानस के। बिल्कुल। तो आज तो जहाँ जो एरिया मैंने स्टडी किया है वहाँ तो रिस्पॉन्स मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए, हिमाचली इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है कि आज बंदिशें नहीं हैं, उसके बावजूद अगर लोग बाजार में नहीं हैं तो आप समझिए होने क्या जा रहा है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए धर्मशाला के अलावा हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है प्रदेश का मनाली और कुल्लू वैली मनाली, और साथ में जुड़े हुए पूरा ही एक टूरिस्ट एक तरह से आप बोलते हैं कि उनका पर्यटकों का एक पसंदीदा एक वो है। तो यहाँ से हमारी ब्यूरो चीफ हैं अभी हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं शालिनी राय भारद्वाज जी से। शालिनी, आपका स्वागत कर रहे हैं हम पहाड़ी। अब बताइए क्या रहा आज बंदिशों के बाद आपके कुल्लू और आपके पूरे जिला का हाल? जी अग्निहोत्री जी, बिल्कुल सही। जिस तरह से चर्चा चल रही है, जो बंदिशें सरकार की ओर से लगाई गई है उसका किस तरह से असर जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यटन नगरी अगर कुल्लू मनाली की, तो यहाँ पर काफ़ी असर जो इस तरह से जो बंदिशें लगी उसका देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ सबसे अधिक जो असर इस समय पड़ा है वह उन लोगों पर पड़ा है जिनके घरों में इस समय जो है शादी समारोह का माहौल है। जब सरकार की ओर से पहले जो आदेश थे लोगों को कि जो लोग हैं अगर वह घर के बाहर अगर खुले में शादी करवाते हैं घर के, तो उन्हें 200 लोगों को तक जो है वह निमंत्रण दे सकते हैं। इसी के चलते लोगों ने जो है निमंत्रण कार्ड जो है बांट दिए हैं अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को। लेकिन अब जो नई बंदिशें आई है कि केवल मात्र 50 लोग ही जो है समारोह में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद से काफी दिक्कतें लोगों की बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें इस माह के अंत में अप्रैल के 28, 26 और 29 महीने में काफी अधिक शादियां हैं जिला कुल्लू में भी, और लोगों ने कार्ड भी बहुत अधिक जो है बांट दिए गए हैं। अब उन्हें ये चिंता सताने लगी है कि वे जिन लोगों को उन्होंने कार्ड बांटे हैं कैसे मना किया जाए लोगों को, कि किन लोगों के कैसे वो अपने सगे संबंधियों की भी छंटनी करेंगे कि किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। क्योंकि बहुत से लोगों से हमारी बात भी हो रही थी, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उनके अपने ही दायरे में सगे संबंधी ही 50 से अधिक रिश्तेदारी में लोग हैं, कईयों के 100 से ज्यादा सगी रिश्तेदारी है, अपने रिश्तेदारी है ना, उसके अलावा भी उन लोगों ने निमंत्रण दिया है। तो ये चिंता जरूर उन्हें कहीं ना कहीं सता रही है, क्योंकि इस तरह के जो समारोह होते हैं उसमें जिंदगी भर कहीं ना कहीं आपसी जो रिश्ते होते हैं उनमें तनाव पैदा हो जाता है जब आप किसी समारोह में अपनों के बीच कुछ छंटनी कर देते हैं। तो इस बंदिशे से कहीं ना कहीं जिन लोगों के घरों में समारोह है उन्हें एक अगर हम कहें यहाँ गहरा धक्का जरूर लगा है, क्योंकि कम लोगों को बुलाने की बात अब की जा रही है कि केवल मात्र 50 लोग। ऐसे में वह लोग काफी अधिक चिंतित है, खासतौर पर जिस घरों में बेटियों की शादी है वह लोग भी काफी परेशान है। वहीं हम पर्यटन नगरी की बात करें तो यहाँ पर दूसरी जो सबसे अधिक चिंता सता रही है वह है होटल कारोबारी, क्योंकि पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली का जो कारोबार है वह अधिकतर पर्यटन पर टिका हुआ है। छोटे छोटे जो कारोबार हैं, लोग जब सप्ताह के अंतिम दो दिन होते हैं शनिवार और रविवार, इस दिन ना केवल बाहरी राज्यों से लोग घूमने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, हालांकि हिमाचल के विभिन्न जिलों से भी लोग कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह की बंदिशें अब कही जा रही हैं, कुछ जो कहा जा रहा है कि बंद रहेगा, उसके बाद से लोग काफ़ी चिंतित हैं, उनके जो कारोबार है उस पर इसका गहरा असर पड़ेगा। पिछले 1 साल से लोग जो है कोविड के चलते पहले ही आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में एक बार फिर बंदिशें लगने से कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारी फिर हताश है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए जो होटल कारोबारी है लगातार मीडिया में भी बयान दे रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, और क्योंकि पिछले दिनों ही सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो सैलानी बाहर से आएंगे वह जो है अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएगा। उसके बाद से जो है काफ़ी बुकिंग कैंसिल भी हुई है, जिसका गहरा असर होटल कारोबारियों पर पड़ा है। होटल कारोबारियों का यहाँ तक ये भी कहना है कि उनके होटलों में जल्द ही जो है ताले जो है जड़ जाएंगे, क्योंकि बैंक के लोन होटल कारोबारियों को चुकाना है। इसी के चलते जो बुकिंग जो कैंसिल हुई है लोगों की,
ऐसे में उन्हें जो है अब बुकिंग कैंसिल होने के चलते जो कर्मचारी है होटल का, उसकी उन लोगों को भी जो है उन्हें कम करना पड़ रहा है। बहुत से जो स्टाफ के लोग हैं वे घर लौट गए हैं, क्योंकि जो होटल मालिक है वे उनका यही हमें कहना है कि वह जो है इन लोगों का जो कारोबार ना चलने के चलते जो है उनका जो वेतन है वे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्हें कम, जिस तरह से पहले जो पिछले साल जिस तरह से नुकसान झेलना पड़ा था वे लगातार अभी भी जो है जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे छोटे कारोबारी जो छोटे छोटा कारोबार करते हैं, जैसे रेडी फड़ी लगाकर कारोबार करते हैं, वह इसी सप्ताह के अंत की बात करें, शनिवार के दिन जो है छोटे छोटे कारोबार वो लोग लगाते थे, ताकि जो सैलानी आता है वह मार्केट में जब घूमता है तो इन छोटे छोटे लोगों, छोटे छोटे व्यापारियों के पास जाकर जो है खरीदारी भी करते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका जो है गहरा असर जो है देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद शालिनी, आपका बहुत बहुत आभार आपकी इस जानकारी के लिए। अवस्थी जी, आपने अभी शालिनी को सुना, वही बात, टूरिज्म भी है, लोग भी, जिस लोग, क्षेत्र से शालिनी है, जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है हमारे साथ, उसकी इकोनॉमी क्या है? टूरिज्म। और देखिए साथ में उन्होंने शादियों की बात की, रेस्ट्रिक्शन लग गई, तो उसमें एक तो टूरिज्म जाएगा, जो लोकल बिजनेस है जो शादियों से जुड़ा हुआ है, कैटरिंग का बिजनेस है, टूरिज्म तो एक साल से पूरी तरह से कोलैप्स है, तो उसको तो संजीवनी मिल नहीं पाई है। बहुत से उद्योग धंधे हैं जो थोड़े वो चल पड़े, जी, टूरिज्म नहीं चल पाया। अब शादियों से कैटरिंग का बिजनेस प्रभावित होगा, आपके बैंक्वेट हॉल्स का बिजनेस जो है वो प्रभावित होगा, है ना जी, आपके बैंड पार्टीज हैं, आपके ऑर्केस्ट्रा है, आपका डीजे सिस्टम्स हैं, ये सब प्रभावित होने जा रहे हैं, टैक्सीज इवन, है ना जी, टैक्सीज इवन वो भी प्रभावित होने जा रही हैं। तो ये बात सही है। कुछ सरकार, अब देखते हैं इस विषय में क्या हम कर पाते हैं। अवस्थी जी, इसका स्थिति को आप क्या देखते हैं कि सरकार, अगर मान लीजिए इस तरह की मत विभिन्नता है जिसमें हमने जिक्र किया है ना जी, डिफरेंसेस इन ओपिनियन है, तो इससे हम कैसे, सरकार क्या कर सकती थी कि इस स्थिति से बचा जा सकता? कुछ था सरकार के हाथ में या करना ही पड़ना था? देखो, सरकार के हाथ में जब था तब सरकार ने उसको थामा नहीं। सरकार को चाहिए था कि जितने भी चुनावी इवेंट थे उनको नहीं करती, जैसे नगर निगम के जो चुनाव थे, उससे पहले पंचायत चुनाव, ये सारे टाले जा सकते थे। इनसे कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं हो रहे हैं। संविधान व्यवस्था आप कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है, एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाइए, वहाँ कोई संशोधन कर लीजिए, आपके साथ पक्ष विपक्ष दोनों तैयार बैठे हैं। आपको क्या बचाना है? आम आदमी को बचाना है। आम आदमी को पंचायतें या निगम आम आदमी के लिए है ना। जब आम आदमी नहीं बचेगा है तो वो, और आम आदमी से नहीं बचने से आपका मतलब सिर्फ जान से नहीं, बिल्कुल उसके माल से भी है। बिल्कुल माल से भी है। आप ये देखिए कि मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, जब लास्ट ईयर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, लास्ट ईयर जब रिस्ट्रिक्शन लगी थी तो जनवरी 2016 का मैं एक आपको छोटा सा बताता हूँ कि उस वक्त देश 2016 का बेरोजगारी दर हिमाचल की जो थी वो लगभग 4% थी। पर आज से 5 साल पहले, बिल्कुल लास्ट ईयर जब हम रिस्ट्रिक्शंस में थे, लॉकडाउन में थे, कर्फ्यू के दौर में थे, तो अक्टूबर महीने में हिमाचल में बेरोजगारी की दर 13% थी। और देखिए कोरोना, जहां तक मुझे याद है कि मार्च के अंत में जाके पाबंदियां लगनी शुरू हुई थी। मार्च से लेके आपका दिसंबर तक के आंकड़े हैं आपके पास। ये मैं वैसे अक्टूबर तक बता रहा था, अक्टूबर महीने में जो बेरोजगारी मतलब थी, आप ये कहिए कि 6-7 महीनों में बेरोजगारी की दर आपने कहां तक पहुंची? 13%, और पहले 3% थी, 4% थी, उससे 9% लोग, ओहो 9% लोग। देखिए बेशक हम 65-70 लाख के आसपास की आबादी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बेरोजगारी जब सामने आती है, रोजगार आ जाए तो शायद ना भी इतना दिखे, लेकिन बेरोजगारी एक झटके से, छोटे से प्रदेश में जिसकी इकोनॉमी जो है वो थोड़े से संसाधनों पे टिकी हुई है। दूसरा, अब बंदिशों के साइड इफेक्ट तो ये हैं। बंदिशें क्यों जरूरी थी? अब चूंकि सरकार ने ऐसे कदम उठा लिए थे, सरकार के कदम वो सही हैं गलत हैं, चाहे हो सकता है एक बहस का विषय है। हालांकि मेरी समझ में तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही रही हैं, सभी बैठी हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में। पर मैंने आपको बताया कि अगर 8 दिन में 105 मौतें हो रही हैं तो सरकार के पास विकल्प बहुत नहीं बचा था, विकल्प नहीं थे। और अगर वो विकल्प नहीं थे तो सरकार को रिस्ट्रिक्शन पे जाना था। राष्ट्रीय आंकड़े भी इसके आसपास ही है आपके, और अंतर्राष्ट्रीय भी शायद ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है। मेरे ख्याल जापान के प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द कर दिया है। बिल्कुल, उससे इंग्लैंड के लिए जो सारी है ना, उससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और आज फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई थी वहाँ पे, है ना। बिल्कुल बड़ा असर तो ग्लोबली दिख रहा है। भारत की छवि भी शायद उसमें थोड़ी सी है ना, हमारी से पहले इमेज बनी थी कि हम बहुत
आंकड़े में अगर हम प्रतिशत में आए तो होता है हमारी जो हम अफेक्ट हो रहे हैं वो रेट बहुत कम हो है ना जी। मोर्टेलिटी रेट भी, मृत्यु दर भी यहाँ बहुत कम हो सकती है, लेकिन आंकड़े इन टोटल जब सबके सामने आ रहे हैं तो आंकड़ा ह्यूज होता है। 24 घंटों में कितने संक्रमित हुए? आप देखिए 2,95,004 लोग जो सरकार, वो लोग 3 लाख होने वाले। हाँ देखिए, मृत्यु हुई है 2042 लोगों की शायद। बिल्कुल, सोचिए बहुत बड़ी आंकड़ा है ये। जी जी जी। अब ये तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इकोनॉमी को हिलाने वाला है, डराने वाला है। बेशक हम एक तरह से एक जायंट हैं वर्ल्ड सिनेरियो में वैक्सीन प्रोडक्शन जहाँ तक की बात है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन अभी हमने भारत में शायद सबको परमिशन भी दे दी, जितनी WHO अप्रूव जो वैक्सीन हैं उनको सबको परमिशन दे दी है, लेकिन आते आते जनता को लगाते। हाँ, अब भी ये कह रहा है कि जिस दर से, जिस गति से लगा रहे हैं, अगर उस गति को भी बरकरार रखेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता भी रही तो शायद हम जून तक आधी से थोड़ी सी कम जनता को, मतलब 45, 40 और 50 के बीच, मतलब वो 60 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है कि अगर जून तक इस दर से चलते हैं तो जून तक हम 60 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन तो कर लेंगे। हालांकि चेन तोड़ने के लिए 70 या से ज़्यादा चाहिए, जो 60 करोड़ की चेन तो जी। अच्छा, इसमें और भी तो विषय है कि बहुत से लोग हमारे बीच, समाज में, हमारे आसपास ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने से डरते भी हैं। अवश्य जी, विषय गूढ़ है तो क्यों ना, हमने देखिए पहले हम धर्मशाला बात कर चुके हैं, जी। हमारी बात हो चुकी है, कुल्लू हो चुकी है। अब हम देखते हैं प्रदेश का प्रवेश द्वार है हमारा बिलासपुर जिला, बहुत अहम है हिमाचल में। यहाँ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय अनिल पटियाल जी। अनिल पटियाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या जानकारी है आपके पास, आज कैसा रहा बंदिशों के बाद का पहला दिन, बिलासपुर में क्या माहौल है? नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलासपुर से अनिल पटियाल। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शनिवार और रविवार के दिन बिलासपुर के बाज़ार पूर्णतः बंद रहेंगे। एक बार फिर दुकानदारों के लिए लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है। शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद होने के चलते व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर नई बंदिशें लगा दी गई है। नई बंदिशों के अनुसार शनिवार और रविवार को बाज़ार पूर्णतः बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन शनिवार को अन्य दुकानें और रविवार को भी और दुकानें बंद रहेंगी, जिसके चलते इस बार भी बिलासपुर के दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से यहाँ पर बिलासपुर से पर्यटकों की भी आवाजाही रहती है। नई बंदिशों के चलते अभी तक नए यहाँ से जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही में भी इनकी आमद भी कम हुई है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को बाज़ार में आने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यदि आप बिलासपुर या अन्य कहीं बाज़ारों में खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो सरकार प्रशासन की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करें, अन्यथा आपको कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। बिलासपुर में दुकानदारों को प्रशासन, सरकार की ओर से लगाई गई नई बंदिशों को लेकर व्यापार मंडल बिलासपुर के महासचिव सुरेंद्र गुप्ता जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इस नई बंदिशों के चलते शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद होने के चलते दुकानदारों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार प्रशासन को इस तरह की बंदिशें लागू करने के लिए व्यापारी वर्ग को भी अपने विश्वास में लेना चाहिए, व्यापारी वर्ग की राय भी लेनी चाहिए, ताकि दुकानदारों को भी इस तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। इससे पहले भी लास्ट ईयर दुकानदार काफ़ी नुकसान झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रशासन की, सरकार की ओर से निर्णय लिए गए हुए हैं तो उनका सभी व्यापारी पालन करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद अनिल, थैंक यू वेरी मच इस जानकारी के लिए। अवस्थी जी, तो बिलासपुर में जैसे अनिल पटियाल जी हमारे बता रहे हैं कि असर दिखना शुरू हो गया है, ज़्यादा शायद आगे चल के बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? असर होगा और आगे भी दिखेगा। अब तो जैसे जैसे लोग फैसले से अवगत होंगे और उनको पता लगेगा कि बाहर निकलना अब थोड़ा सा खतरनाक है, तो शायद और अब सुनसान होंगी चीज़ें। मुझे अभी ना इस लॉकडाउन में तो नहीं है हम, पर बंदिशों से पहले मुझे एक बात सरकार की बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने परीक्षाएं स्थगित की,
जो ऑफलाइन थी बहुत जरूरी था, कर दी। अच्छी बात है कि स्कूलों में भीड़ इकट्ठी ना हो। आपने ऑनलाइन पढ़ाई क्यों बंद की? अभी शायद फिर से दोबारा शुरू कर दी, नहीं, फिर से शुरू कर हाँ, रेमेडियल क्लासेस जो है, रेमेडियल जब क्लासेस सेशन शुरू हो चुका था, जी, 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 जी। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई क्यों बंद कर और रहे हैं? ऐसा भी ऐसा है कि आपने बच्चों का जो एक वो बना था क्या कहते हैं तारतम्य, उसको फिर तोड़ के रख दिया आपने। ये भी जिक्र आया है कि जब आपके इलेक्शंस हो रहे थे हाँ। नगर निगमों जी। के, तो उस समय भी उस समय को यूटिलाइज कर लेते, प्री बोर्ड में उलझे रहे। बिल्कुल। ऐसा लगा कि प्री बोर्ड में उलझे रहे, नीतियों में थोड़ा सा ना ये लचीलापन है ना, इसमें सरकार को थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा समझना कि नीतियां क्यों कैसे बन रही हैं। अब वो बच्चे, अब एक तो बात है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद आप समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप टीचर्स को छुट्टियां दे रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे रहे हैं, क्या सोच के छुट्टियां दे रहे हैं? मतलब आप ये कोई उत्सव चला हुआ है? जी जी। हालांकि आज हरियाणा ने एक फैसला लिया है कि उन्होंने गर्मी की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं 31 मई तक, लेकिन विकल्प नहीं। देखिए ना, आगे चल के अगर फिर आगे चलता है तो फिर बच्चों का सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। छुट्टियां आप तभी दीजिए अगर आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंस हो जाती है बच्चों की, क्योंकि टीचर्स भी यही चाहते हैं। देखिए, सरकारी टीचर भी नहीं चाहते कि वो ना पढ़ाएं, तो वो भी चाहते हैं कि तारतम्य बना रहे, उसको बच्चों का भविष्य जुड़ा है इससे। तो वैसे है अवस्थी जी। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं सोलन में, जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट भी है, सबसे एक हैपनिंग डिस्ट्रिक्ट भी है हमारा हिमाचल का, सोलन से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं हमारे भूपेंद्र ठाकुर जी। भूपेंद्र, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज कैसा रहा बंदिशों के बाद सोलन का दिन? कैसी शुरुआत, क्या दिखा आज आपको? जी अग्निहोत्री जी, जैसा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कई प्रकार की बंदिशें लगाई गई हैं और उसका जो असर है वो अभी से देखने को मिल रहा है। मार्केट में जिस प्रकार की भीड़ होती थी, जिस प्रकार की रौनक मार्केट में देखने को मिलती थी, उस प्रकार की नहीं रही। काफ़ी लोग, कम संख्या में लोग अब बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि शादियों में 50 से अधिक लोग नहीं आएंगे। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, ये तमाम जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, ये तमाम जो है बंद कर दिए जाएंगे 22 अप्रैल से। तो इस प्रकार की जो सरकार द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, उनका जो असर है वो लगभग अब आने वाले दिनों में कई टाइप के जो व्यवसाय हैं, जो लोग सड़कों पर रेहड़ी लगाते हैं या फिर जिनके चाय पानी का जिनका छोटा मोटा कोई काम है, तो इन तमाम जो है व्यवसायों पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो एसेंशियल आइटम है, जिनमें सब्जी, फल, फ्रूट, दूध, दही, ब्रेड, ये तमाम प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं खाद्य, उनकी सप्लाई सुचारू रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो काम हैं लोगों के, जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, या फिर रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, या फिर जूतों की दुकान है, या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कोई कॉस्मेटिक की कोई शॉप है, तो इन व्यवसायों पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। शादियों की अगर हम बात करें, तो शादियों में जैसे 50 लोग शादियों में एकत्रित हो सकते हैं, तो उसका असर जो होटल हैं या बैंक्वेट हॉल के जो मालिक हैं या फिर कैटरिंग वाले हैं, तो इनका काम उससे प्रभावित होगा। लोग डरे हुए हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट किस प्रकार से चलेगी, मार्केट का रुख किस प्रकार से रहेगा, तो इन तमाम बातों को लेकर लोगों के बीच में कई प्रकार की शंकाएं अब पैदा होने लगी हैं और फिलहाल लोग इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं कि मार्केट का क्या रुख रहेगा। तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में फिलहाल कोई नहीं है और इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में लगभग सभी व्यवसायों पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद भूपेंद्र ठाकुर, आपका थैंक यू वेरी मच। अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आर्थिक राजधानी है सोलन। बिल्कुल जी, यहाँ हल्का सा भी असर सारे प्रदेश को प्रभावित करता है, सारे प्रदेश को प्रभावित करेगा। और आर्थिक राजधानी से अगर कोई थोड़ी सी भी फीडबैक इस तरह की आती है कि वहाँ सुस्ती है, तो आप समझ लीजिए कि सुस्ती का असर कहाँ किस पर पड़ने जा रहा है। भगवान करे श्रमिक बिल्कुल किसी तरह से टिक जाए और जैसे सरकार की मंशा है कि औद्योगिक उत्पादन हम घटने नहीं देंगे, तो वो बना रहे, वो मंशा जो है फलीभूत हो जाए उनके। ये आपने सही कहा। इससे हम मुद्दे से ना भटकते हुए, आपको क्या लगता है अवस्थी जी, सरकार को अगर बंदिशें लगानी ही थी कल, जी, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या लचीला रुख हो सकता था इन बंदिशों में? ऐसा क्या करते कि जो लोग असहमत भी हैं उनमें से भी बहुत सारे जो हैं वो इस पाले में होते, सरकार के पाले में होते, जो सहमत होते? क्या इसमें लचीला रुख अपनाया जा सकता था? देखिए, लोगों की निराशा का एक बड़ा कारण ये भी है
कि इससे पिछला जो दौर था उसमें शादियां या किसी तरह के समारोह थे, सामाजिक समारोह, वो प्रतिबंधित थे, जो आम जनता के थे, सरकार के नहीं, सरकार के चले हुए थे, आम जनता के प्रतिबंधित थे। चाहे वो तारा अस्त हुआ था, है ना, या उससे पहले जो भी सभी इंतजार कर रहे थे कि ये जैसे ही ये अब उनके लिए हुआ। अब 2 दिन में तो शादियां शुरू हो रही हैं। अब लोग निराश इस कारण है ना कि आपने अपने कार्यक्रम तो निपटा लिए, पर जब हमारे सामाजिक कार्यक्रम जो बहुत जरूरी है समाज में, वो उसके लिए इस बार तो शायद किराना की दुकानें भी संडे को बंद कर दी गई। शादियों से पहले लोगों ने संडे को लेते हैं। आज मेरी किसी होलसेल करियाना व्यापारी से बातचीत हो रही, तो उसने मेरे को आते आते पूछा कि क्या मतलब ये जो सैटरडे है, संडे है, ये जो रिस्ट्रिक्शन कांगड़ा में लगी है या प्रदेश में जो व्यापार संडे को बंद हो रहा है, इससे तो कहते हैं हमारी हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि ये भी बोला गया है कि करियाना की दुकानें भी बंद रहेंगी, तो हम बिजनेस कब करेंगे। पिछला साल तो हमने उम्मीदों में काट दिया कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। हाँ, ये बोला जा रहा था कि 2021 का सूरज जो है नई उम्मीदों का चढ़ेगा। उम्मीदों का चढ़ा जरूर था, लेकिन अब उस पर ग्रहण जैसा दिखने लग पड़ा है। अवस्थी जी, इस दौरान हमने पिछले दिनों में देखा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने घूम घूम के सारे प्रदेश में घूमे। उस टाइम पे इन्होंने हर जगह चर्चा की। हालांकि बीच में भाजपा की तरफ से शांता कुमार जी के भी बयान आए कि ऐसे दूर रहिए, तो उन्होंने वो भी कहा, हमीरपुर में शायद कहा था कि जी हम दूरी बना के चल रहे हैं, तभी मेरे कार्यक्रम में हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते। मुख्यमंत्री का जो ये रोल था बंदिशों से पहले, इनको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, एक तो शांता कुमार जी का आपने उल्लेख किया। पहली बात हुई कि उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया कि सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं तो किस तरह से हम जनता को प्रभावित करने जा रहे हैं। वो उससे थोड़े असहमत। शांता कुमार जी से प्रभुत्व तो शायद हिमाचल की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में कितने के लोग हैं, बहुत बड़े कद के नेता है ना। अगर वो बोल रहे हैं तो उस बात का वजन है, उन्हें बहुत पॉजिटिव वो लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक तरीके से उसको समझना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय का है, तो शायद उन्होंने एक प्रयास किया है धरातल पे जाकर स्थितियों को समझने का। जो उन पे कई बार ऐसा कहा जाता है कि जी अफसरों की ज्यादा चलती है, तो ऑफिसर्स ने जो फीडबैक दी है, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री उसको खुद असेस किया जाके असेस करना चाह रहे थे फील्ड में जाके। वो चाहे सोलन पहुंचे, चाहे वो ऊना पहुंचे, हमीरपुर, बिलासपुर, जहाँ जहाँ भी गए हैं, उन्होंने ग्राउंड पे स्थिति का आकलन किया है, वहाँ लोगों से मिले हैं, है ना, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली है, अधिकारियों से फीडबैक। प्रोएक्टिव नजर आया मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार और प्रदेश का ये तो समझा जा सकता है कि बंदिशें लगाने का फैसला कोई ओवरनाइट तो नहीं है। शायद मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि बंदिशें शायद ना लगाने पड़े, यही लग रहा है, क्योंकि उनके बार-बार बयान आए, तो शायद जब धरातल से फीडबैक ही वैसा प्रेशर पड़ा, तो शायद मुख्यमंत्री ने उसको परखा। और सही है कि यही फैसला अब तक ऐसा लग रहा है कि जहां तक किसी भी वजह से गई हूं, लेकिन हम ऐसी स्टेज पे हिमाचल पहुंच गए कि बंदिशें वहां पे लगनी लाजमी लग रही है। अच्छा, ये तो ठीक है अवस्थी जी। पिछली बार क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया था लॉकडाउन के लिए, तो उन्होंने 3 हफ्ते मांगे थे। पहले कुछ दिनों का लगा, 1-2 दिन ब्रेक आया, फिर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि हम 21 दिन चाहिए, मैंने आपसे 3 हफ्ते। फिर वो बहुत लंबा चला गया, फिर उसके बाद अनलॉक फेज आया, 1, 2, 3, 4, 5 तक गया था शायद। अभी भी हम शायद अनलॉक फेज में ही चले हुए थे, क्योंकि वो जो एक्ट लगा हुआ था, पेंडेमिक एक्ट, वो अभी उठा नहीं। तो ये जो दौर है, उम्मीद ये है कि वैक्सीन भी आ गई है मार्केट में, रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ, हालांकि उसको लेके भी कुछ दिक्कतें हैं बाहर। तो खैर ऑक्सीजन को लेके भी अभी भगवान का शुक्र है कि हिमाचल उसी में नहीं है, सरकार शायद कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि बंदिशों का सफ़र कितना लंबा होने वाला है? और इसमें मेरा दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग जो है, बंदिशों का सफ़र कितना लंबा होने वाला है, और इस सफ़र को कम करने में मेरी, आपकी, हम सब की जो कॉमन मैन है, जो एक जनमानस है हिमाचल का, उसकी क्या भूमिका रहने वाली है? उसको कैसे देखते हैं आप? ताकि सब बंदिशों के सफ़र पे तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हमें कुछ लग नहीं रहा है कि बंदिशें बहुत जल्द उठने वाली हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? इसलिए कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार हैं वो आज ये बता रहे हैं कि 29-30 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी स्थितियों को रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि रिव्यू तो हर दिन कर रहे हैं, और उस दौरान कुछ नए या कड़े फैसले जनता के सामने आ सकते हैं। अच्छा, कड़े फैसलों की बात है। मतलब ये जरूर हो सकता है कि वो लॉकडाउन 1 ना हो, लॉकडाउन 1 ना हो, लॉकडाउन सुधारवादी कदम हो, जैसे ये बोला अभी, जैसे वैक्सीनेशन जो है, जो अनलॉक 1 या अनलॉक 2 जैसी स्थितियां सामने मिल सकती हैं, कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस और हमें देखने को मिल सकती हैं,
कि सारे देश में रात्रि कर्फ्यू हो या कुछ दिनों का पूरी तरह से लॉकडाउन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, शायद कुछ पूरे दिनों दिन का जैसे शायद वैसा तो अब मुझे लगता नहीं कि सारे राष्ट्र में एक साथ हॉलीडे डिक्लेयर करके शायद ऐसी भी चर्चाएं चली हैं कि 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 ही दिन के लिए या कुछ वक्फे के लिए सब कुछ बंद किया जाए ताकि लोग घरों में रहें आराम से, उससे पहले वो अपनी तैयारी रखें। पिछली बार ये चीज़ें बहुत आसान थी सरकार के लिए करना, क्योंकि वो पहली बार हो रही थी, जनता को भी अनुभव नहीं था, उनको भी ये नहीं पता था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या सामने आएंगे। जब उन्होंने साइड इफेक्ट्स देखे हैं तो इस बार सरकार के ऊपर वो एक दबाव है हाँ कि उस तरह से ना बढ़े, वो अनसर्टेनिटी ना रहे लोगों में, जैसे वो पलायन हुए बहुत। आप देखिए हल्का सा शोर मचा था कि लॉकडाउन हो सकता है, बंदिशें लग सकती हैं। हिमाचल से भी प्रवासी मजदूर, हिमाचल से भी सरकार ने उद्योगों को कहा, उद्योगपतियों को कहा कि आप अपने जिम्मे पे उठाइए सब चीज़ों को, उनको रोकिए, उनको सुविधाएं दीजिए ताकि हमारा औद्योगिक उत्पादन ना गिरे। ये भी होता है शायद केंद्र सरकार 29-30 को, जो कि शायद हित में ही होगा सबके, कि ये मैंडेटरी कर दे कि सबको वैक्सीन लगवानी है इतने उसमें, तो शायद हम चेंज ज़्यादा। खैर अटकलों की बात है, जो भी होगा अगर फ़ायदा होगा तो हिमाचल का भी फ़ायदा होगा, अगर थोड़ा भुगतना पड़ेगा तो हम देश के वासी हैं तो हमें उस पर जिम्मेदारी लेते हुए हमें कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन घबराना शायद नहीं है हमें। जो हम हमेशा कहते हैं कार्यक्रम के अंत में फिर जो हमने शुरुआत की थी निर्मल अशोक के शेर के साथ, वो बहुत मौजूद लगता है इस वक्त पे, जैसे आज की हकीकत बयान करता है। ताले में बंद आसमान भी समझता है कैद का घूंघट, ताले में बंद आसमान भी समझता है कैद का घूंघट, सूरज के उजाले में किस बादल ने ओढ़ रखा होगा। तो साहब बात वही है कि जिम्मेदारी अब सरकार की ही नहीं है, हमारी भी है। इसको हम पॉजिटिवली लेने की जितनी कोशिश करेंगे और पॉजिटिव अपना बचाव करते हुए हम बाजार में भी निकलें। जितने सरकार ने समय दिया, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, आप खरीदारी करिए। घर में अगर 3 लोग हैं तो एक जाके काम अपना निपटा सकता है, एक्सपोजर सारे परिवार का एक व्यक्ति काम निपटा सकता है। एक्सपोजर कम करें, हम ज़्यादा लोग एक्सपोज ना हो, सारे लोग इकट्ठे एक्सपोज ना हो, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। आप देखिए सामाजिक जब जो शादी करनी है तो ठीक है, उसमें फिर हम चालाकी ना करें कि हम बताएंगे तो 50 लेकिन चुपके से हम 150 कर लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी भी है। कोई नहीं चाहता है, देखिए अब की बार जो वायरस है डेडली है ना, ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमें पिछली बार से ज़्यादा। देखिए हमें अपने जीवन की रक्षा तो हमें खुद करनी पड़ेगी, बंदिशों से जीवन की रक्षा नहीं हो रही है, जीवन की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, जो आप बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें जिम्मेदारी निकलते हैं तो हम जरूरत पे निकलें। हम क्रिटिसाइज करें सरकार के फैसलों को, प्रशासन के फैसलों को, लेकिन हम समझें मजबूरियाँ क्या हैं, आगे बढ़ें और जल्दी से हमारा ऐसा रोल हो कि बंदिशों का सफर कम होकर मुक्त सर रह जाए। जाने से पहले आप सभी दर्शकों से विदा लेने से पहले जो हम हमेशा आपसे अनुरोध करते हैं, कोरोना जिस पे हमारी आज चर्चा हुई, देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी प्लीज़ समझिए, मास्क ज़रूर लगाइए, नाक ज़रूर ढकिए, थोड़ी पे लटका के, हमारी चिन पे मास्क लटका के काम नहीं बनने वाला है। किसी के चालान के डर से हम मुंह पे चढ़ा लेंगे तो भी अच्छी बात नहीं। सोशल डिस्टेंस रखिए, जिसे हम फिजिकल डिस्टेंस बोलते हैं, उसका पालन करें, बार बार हाथ धोएं। समाचारों से जुड़े रहने के लिए टीवी हिमाचल के, देश प्रदेश के, देश दुनिया के समाचारों के लिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहिए। हमारे समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र है, हिंदी समाचार पत्र हमारा दिव्य हिमाचल, उसके डिस्ट्रिक्ट एडिशंस हैं डिफरेंट, उनसे जुड़े रहिए। और सभी कुछ समाहित है हमारी वेबसाइट, जो लोकप्रिय वेबसाइट है, बहुत आपके प्यार दिया है उस वेबसाइट को हमारी को, उसके साथ आप जुड़े रहें, आपको पल पल की जानकारी एकदम से मिलती है वहाँ पे www.divyhimachal.com। अवश्य जी दर्शकों से विदा लेने से पहले मैं आपका एक बार से फिर से आभारी हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में पहुँचे और इस इतने एक गूढ़ विषय को, जो एक मतलब आपके लोगों के मनोभाव से जुड़ गया जाके, उस पे आपने विस्तार से रोशनी डाली और उसके हमें आपने एक उम्मीद की किरण भी आप बता रहे हैं कि दिख रही है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हम पहाड़ी। नमस्कार।